जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां पर आपको बता दें कि जम्मू में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चुनावों को लेकर विवाद जो है वो देखा गया है और यहां पर चुनाव आयुक्त के चयन पर मतभेद उभर रहे हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दो पक्षों में तनातनी चरम पर है। 11 मई को होना है चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चुनाव और इसको लेकर लगातार जो है वो विवाद अब देखने को मिल रहा है, जहां पर चुनाव जो है वो 11 मई को होने हैं, लेकिन चुनाव आयुक्त के नॉमिनेशन पर, चयन पर मतभेद जो है वो देखने को मिल रहे हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दो पक्ष हैं जिनके बीच में ये तनातनी शुरू हो चुकी है और चुनावों के मद्देनजर जो जम्मू कश्मीर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स है जिनके अंदर ट्रेड आता है, उनको लेकर अब यहाँ पर देखिए चुनाव होना है। चुनाव आयुक्त जो है वो नॉमिनेट होना है, वो सिलेक्ट होना है और इसी को लेकर अब दो पक्षों में काफी ज्यादा मतभेद और विवाद देखने को मिल रहा है। तनातनी जो है चरम पर शुरू हो चुकी है और इसी के चलते फिलहाल अब विवाद आगे बढ़ गया है, लेकिन कुछ क्या हल निकलता है ये देखने वाली बात है। लेकिन 11 मई को इस पर चुनाव होने हैं और 1 महीना ठीक बचा है और कुछ दिन बचे हैं, जिसको लेकर दो पक्षों में पहले से ही काफी ज्यादा विवाद देखने को मिल रहा है। तो चुनाव आयुक्त के चयन को लेकर ये मतभेद है जो है वो देखने को मिल रहे हैं, जहां पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो चुनाव आयुक्त जो है उनके चयन होना है और इसी में पहले से ही काफी ज्यादा मतभेद, विवाद जो है वो शुरू हो गया है और ये देखना है कि आगे क्या कुछ निकलेगा। हमारे साथ इसी पे अधिक जानकारी देंगे वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद जी बताइएगा, यहाँ पर सबसे पहली बात है कि विवाद जो है वो दो पक्षों में शुरू हो गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? बिल्कुल आपने ठीक कहा रूपाली कि 67 जनरल हाउस की मीटिंग थी और उसमें ये तय किया जाना था कि इलेक्शन प्रेसिडेंट किसको बनाया जाए। इलेक्शन प्रेसिडेंट बनाया गया शिव प्रताप गुप्ता को, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे, एक धड़ा ऐसा था जो चाहता था कि शिव कुमार गुप्ता इलेक्शन प्रेसिडेंट ना बने और लेकिन बहुमत उनके पास था, उन्होंने शिव कुमार गुप्ता को प्रेसिडेंट बना दिया और ये तय कर दिया कि 11 मई को इलेक्शन होगा, मतदान होगा। 5 अप्रैल से नॉमिनेशन फाइल किए जाएंगे और फाइनली 11 मई को मतदान होगा। लेकिन दूसरा पक्ष बार बार ये कह रहा था कि लास्ट टाइम भी शिव प्रताप गुप्ता ही इलेक्शन प्रेसिडेंट थे और उस इलेक्शन में धांधलियों के आरोप लगे हैं और इसलिए अब उन्होंने ये फैसला लिया है कि वो सरकार से गुजारिश करेंगे कि सरकार की निगरानी में ये चुनाव हो, ना कि इलेक्शन प्रेसिडेंट की निगरानी में चुनाव हो। ये इलेक्शन जो है वो सरकार की निगरानी में हो, सरकार की निगरानी में चुनाव हो, इसलिए वो उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा से मिलने शाम को जा रहे हैं। 4 बजे प्रस्तावित मीटिंग है और उस मीटिंग में तय होगा कि सरकार इंटरवेन करती है या फिर शिव प्रताप गुप्ता ही इलेक्शन प्रेसिडेंट रहते हैं, क्योंकि आज नोटिफिकेशन आ गया, उसके नीचे लिखा हुआ इलेक्शन प्रेसिडेंट शिव प्रताप गुप्ता, यानी चैम्बर की जो एग्जिस्टिंग यूनिट है उसने ये तय कर दिया है कि शिव कुमार गुप्ता इलेक्शन प्रेसिडेंट होंगे, लेकिन दूसरी पार्टी इसका विरोध कर रही है। लेकिन विनोद जी सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि जिस तरीके से ये दो पक्षों में लड़ाई है, विवाद चल रहा है, इसको लेकर ये बात राजभवन तक पहुंची कैसे, ये भी एक बड़ी बात है। बिल्कुल, ये इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि डेमोक्रेसी की ब्यूटी है, खूबसूरती है लोकतंत्र की। हर एक व्यक्ति को अपना हक है, अपना राइट है कि वो अपनी बात रख सके और चैम्बर के इलेक्शन को लेकर के अगर वो जा रहे हैं एलजी के पास तो ये उनके पास राइट भी है। लेकिन उन्होंने ये कहा है, अगर जो मौजूदा इस वक्त प्रेसिडेंट है, चैम्बर प्रेसिडेंट, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ये वो लोग हैं जो संविधान, इलेक्शन के संविधान को नहीं मानते हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में समय रहते चुनाव नहीं करवाए हैं, एक हम ही है जो लगातार समय पर चुनाव करवाने में विश्वास करते हैं, ये प्रेसिडेंट अरुण गुप्ता का कहना है। यहाँ पर इन इलेक्शंस को लेकर अगर बात की जाए, कितना ज्यादा जरूरी है ये जम्मू कश्मीर के लिए, ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर अब विवाद जिस तरीके से है तो कुछ ही दिन बचे हैं मतदान को भी अगर देखा जाए तो। बिल्कुल रूपाली, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल इसलिए भी है कि जिन लोगों ने 2008 की लैंड रोड देखा होगा, भूमि आंदोलन,
जिस पत्रकार ने उसको कवर किया होगा उससे उसको पता चला होगा कि चैम्बर की भूमिका क्या रहती है। बिल्कुल। इससे पहले भी जब जब जम्मू खित्ते को लेकर के जो भी बड़े आंदोलन हुए हैं उसमें प्रमुखता से जो प्रमुख भूमिका रहती है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की रहती है, और चाहे वो दूसरे दीगर आंदोलन हो उसमें चैम्बर का एक अहम रोल रहता है। तो मुझे लगता है चैम्बर इज वर्किंग एज ए प्रेशर ग्रुप। जब जब जम्मू खित्ते के साथ पक्षपात होता है चैम्बर खड़ा रहता है, बार एसोसिएशन खड़ी रहती है, बाकी जमातें खड़ी रहती है, लेकिन चैम्बर का रोल कुछ ज़्यादा ही रहता है क्योंकि सारे ट्रेडर्स ऑलमोस्ट इसके साथ एफिलेटेड है। लेकिन विनोद जी, अब यहाँ पर मीटिंग जो है वो आज देर शाम होनी है, लेकिन उसके बावजूद धांधलियां जिस तरीके से खुद ही यहाँ पर ग्रुप कह रहा है चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, अगर बात की जाए आपस में दो गुट लड़ रहे हैं और धांधलियां निकलकर सामने आई है। अब इसमें क्या लगता है राज्यपाल के साथ जो बैठक होगी उसमें क्या कुछ निकल कर आएगा, क्योंकि ये बड़ा सवाल है कि अपने ही विभाग के अंदर के लोग, अपने ही ग्रुप के अंदर के लोग ये कह रहे हैं कि धांधलियां भाई हुई है। बिल्कुल ये डिपेंड करता है कि उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा के समक्ष ये किस तरीके से अपने केस को प्लीड करते हैं। अगर बेहतर तरीके से ये प्लीड कर पाए और ये बता पाए कि वाकई ही में धांधलियां हुई हैं, ये तो आरोप लगा रहे हैं, बिल्कुल आरोप लगा रहे हैं, इनके पास सॉलिड प्रूफ होगा। अगर वो सही तरीके से अपने केस को प्लीड कर पाएंगे, एक्सप्लेन कर पाएंगे, तो हो सकता है कि उपराज्यपाल किसी को इलेक्शन एडमिनिस्ट्रेटर बना दे जो केएस रैंक का हो, वो कि उनकी निगरानी में इलेक्शन हो सकते हैं। लेकिन अभी ये कह पाना कि उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा क्या कहेंगे ये अनुचित होगा, उचित नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर दोनों गुटों की बात की जाए, एक का तो नाम सामने है, दूसरे गुट का नाम कोई सामने आया है जिनके बिल्कुल वो राकेश गुप्ता का गुट है, वो फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं और उनका ये मुतालबा रहा है कि पिछले बार जो इलेक्शन हुआ है उनमें धांधलियों का उन्होंने आरोप लगाया है। आरोप सिद्ध नहीं हो पाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो तर्क संगत तरीके से ही कहते हैं कि पिछली इलेक्शन में धांधलियां हुई हैं और ये इलेक्शन प्रेसिडेंट लास्ट टाइम भी यही थे। हम नहीं चाहते कि दोबारा यही प्रेसिडेंट बने इलेक्शन के प्रेसिडेंट और धांधलियों की आशंकाओं को दूर किया जाए। ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ अगर बात की जाए चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, तो लगातार चुनाव जो है वो नजदीक है, लेकिन ये विवाद दो गुटों के बीच में है, दो पक्षों के बीच है और चुनाव आयुक्त के चयन को लेकर ये विवाद देखने को मिल रहा है। अब देखना यह है कि क्या कुछ निकलेगा। फिलहाल बैठक 4 बजे रखी गई है। आगे बढ़ेंगे जहां पर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है और आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जारी किया गया है हाई अलर्ट और बीएसएफ ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है और पेट्रोलिंग की जा रही है। कल जम्मू कश्मीर के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह आएंगे। यहां पर सुरक्षा के हवाले से तमाम चर्चाएं की जाएंगी और इसी में जम्मू को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा हाई अलर्ट पर है क्योंकि आज सुबह सवेरे ही जिस तरीके से घुसपैठ पेश आई, उसके बाद अब और ज्यादा चौकसी जो है वो बढ़ा दी गई है, पेट्रोलिंग जो है वो की जा रही है। और 7 और 8 को यहाँ पर बात की जाए तो फिलहाल दौरा जो है वो देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ कल जो है वो गृह मंत्री अमित शाह यहाँ आ रहे हैं जहाँ मीटिंग होगी और फिलहाल बीएसएफ ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी सुरक्षा बढ़ा दी है। गृह मंत्री अमित शाह के इस दौरे के मद्देनजर ये सुरक्षा बढ़ाई गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चौकसी जो है वो सुरक्षा बलों की देखने को मिल रही है। बीएसएफ ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पेट्रोलिंग जो है वो शुरू की है और दिन रात जो है वो गश्त की जा रही है ताकि सुरक्षा के हवाले से कोई भी चूक ना देखने को मिले। हमारे साथ हमारी संवाददाता शिल्पा शर्मा जुड़ चुकी है। शिल्पा से जानकारी लेंगे। शिल्पा, बताइएगा सबसे पहले दौरे को लेकर क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ खास रहने वाला है और कैसे शेड्यूलिंग रहने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए जम्मू कश्मीर का गृह मंत्री अमित शाह का ये 2 दिवसीय दौरा रहने वाला है। सबसे पहले 6 तारीख को यानी कि कल गृह मंत्री अमित शाह जो कि जम्मू पहुंचेंगे और सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पहुंचेंगे। इस समय पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जो है वो तैयारियां की जा रही है, साफ सफाई यहाँ पर जो है वो की जा रही है और जो सोर्सेस हमें बता रही है कि 8 से 9 के बीच जो है एक प्रोग्राम रहने वाला है। हालांकि बैठक रहेगी, क्या एमएलए के साथ जो है वो बैठक की जाएगी, फिलहाल इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन 8 से 9 बजे के बीच
बीच जो है ये प्रोग्राम गृह मंत्री अमित शाह के साथ जो है वो रहने वाला है। और उसके बाद 7 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह हाई लेवल सिक्योरिटी बैठक जो है वो करने वाले हैं। ये हाई लेवल सिक्योरिटी बैठक जो कि इस समय सिक्योरिटी सिनेरियो क्या कुछ बना हुआ है, इन तमाम चीजों को लेकर जो रणनीति, एक प्लान को यहाँ पर जो है वो तैयार किया जाएगा। और उसी के साथ 8 तारीख को कश्मीर घाटी की तरफ वो रवाना होगी। वहां पर भी हाई लेवल सिक्योरिटी बैठक होगी। कश्मीर घाटी में सिक्योरिटी सिनेरियो इस समय क्या कुछ बना हुआ है वो रिपोर्ट उन्हें जो है वो पेश की जाएगी। इस समय अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर मैं बात करूं तो वहां पर जो है वो अलर्ट को जारी कर दिया गया है। जम्मू से कठुआ तक सीमा पर पेट्रोलिंग की जा रही है, गश्त जो है वो लगाई जा रही है। सीमा पर अतिरिक्त जवान जो है वो बीएसएफ के अतिरिक्त जवान जो है वो वहां पर तैनात किए गए हैं। तो इस समय सीमा की अगर मैं बात करूं तो सीमा पर पूरी तरीके से अलर्ट जारी है और जवान इस समय जो है वो पूरे अलर्ट मोड पर इस समय जो है वो देखने को मिल रही है। और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में इस समय में मौजूद हूँ और आप देखिए तैयारियां यहाँ पर जो है वो की जा रही है, जोरों शोरों से तैयारी यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि कल गृह मंत्री अमित शाह 6 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह सीधा जो है वो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय यहाँ पर सिक्योरिटी सिनेरियो के हवाले से अगर बात की जाए, कितना अहम हो जाता है जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में अभी सिचुएशन टेंस है और इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा उनका सबसे पहला मोटो रहता है। देखिए, आतंकी घटनाओं में बीते समय से काफी ज्यादा वृद्धि देखने को मिली है, तो ये बेहद अहम दौरा माना जा रहा है, क्योंकि इस समय जो सिक्योरिटी सिनेरियो बना हुआ है उसके लिए एक रणनीति को तैयार करना है, एक ऐसे प्लान को तैयार करना है ताकि जो ओजीडब्ल्यू वर्कर्स हैं या फिर जो आतंकी यहाँ पर घुसे हुए हैं, इन तमाम चीजों को जो है वो पूरी तरीके से नष्ट किया जाए। क्योंकि आप देखेंगे ओजीडब्ल्यू वर्कर्स भी कहीं ना कहीं इसमें रोल निभाते हुए नजर आ रहे हैं, पनाह देते हुए नजर आ रही हैं। और जो 3 आतंकी इस समय छिपे हुए हैं उन्हें जो है वो न्यूट्रलाइज किया जाए, मार गिराया जाए। तो इन तमाम चीजों को लेकर एक रणनीति को, एक प्लान को तैयार किया जाएगा और गृह मंत्री अमित शाह को जो है एक रिपोर्ट पेश की जाएगी कि इस समय सिक्योरिटी सिनेरियो क्या कुछ बना हुआ है। शिल्पा, आप भाजपा कार्यालय के बाहर हैं, वहां पर तैयारियां क्या कुछ की गई हैं, क्योंकि कल वो आने वाले हैं और तमाम तैयारियों का जायजा भी लिया गया होगा और सिक्योरिटी भी वहां पर टाइट की होगी। देखिए, इस समय की अगर मैं बात करूं तो विजुअल्स में आपको दिखाना चाहूंगी। अब देखिए, तैयारियां यहाँ पे जो है वो की जा रही। कुछ ही समय पहले यहाँ पर साफ सफाई का कार्यक्रम जो है वो देखने को मिल रहा था। पूरी तरीके से साफ सफाई यहाँ पर जो है वो की जा रही थी। और क्योंकि कल यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं और सीधा वो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पहुंचेंगे, तो तमाम यहाँ पर अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूं तो सिक्योरिटी भी यहाँ पर जो है वो लगाई गई है। और आप देखेंगे शाम के समय यहाँ पर जो है वो डॉग स्क्वाड की टीम यहाँ पर पहुंचेगी और पूरी तरीके से जो है वो यहाँ पर सर्च जो है वो यहाँ पर किया जाएगा, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह सीधा एयरपोर्ट से जो है वो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पहुंचेंगे और बीती शाम को यानी कि 8 से 9 बजे उनका एक कार्यक्रम जो है वो यहाँ पे रहने वाला है। तो शिल्पा, यहाँ पर जो भाजपा नेताओं के साथ भी अहम चर्चा कहा जा रहा है कि हो सकती है, तो क्या लगता है उसमें क्या कुछ मुद्दे रहेंगे या फिर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जो बातचीत होगी उसमें विपक्ष के काम को लेकर बात होगी या फिर सुरक्षा के हवाले से ही बात होने वाली? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण अगर इस दौरे की मैं बात करूं, सबसे महत्वपूर्ण ये दौरा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि आतंकी घटनाओं में काफी ज्यादा वृद्धि देखने को मिली है। तो क्या कुछ तमाम चीजों को लेकर जो है वो यहाँ पर रणनीति को तैयार किया गया है, उसको भी यहाँ पर जो है बैठक यानी कि उन तमाम चीजों को लेकर बैठक की जाएगी। साथ ही साथ अब देखिए, असेंबली भी 7 अप्रैल को जो है वो शुरू होने वाली है। उसके लिए भी हो सकता है कि एमएलए से जो है वो बातचीत की जाए कि किस प्रकार से अपने आप को प्रस्तुत करना है, किस प्रकार से जो है वो अपने आप जो भी मुद्दा है, जो भी सवाल है वो वहां पर खड़े करने हैं, उनको भी लेकर जो है वो यहाँ पर बातचीत जो है वो की जा सकती है। और जो नए मुद्दे हैं यानी कि जो लेटेस्ट मुद्दे हैं, आप देखिए रिजर्वेशन पॉलिसी है, तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर जो है वो बैठक में यानी कि जो 8 से 9 बजे का कार्यक्रम है, उन तमाम चीजों को लेकर बातचीत जो है वो की जा सकती है। यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह को लेकर अगर बात की जाए, सबसे पहली बात, नक्सलवाद और आतंकवाद उनका प्रायोरिटी रहा है कि इसे खत्म कर दिया जाए। 2026 जो है वो छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन आतंकवाद जिस तरीके से कश्मीर से जम्मू डिवीजन में शिफ्ट हुआ है, क्या लगता है यहाँ पर अधिकारियों को भी, क्योंकि होम मिनिस्ट्री के अंडर सब कुछ आता है और अब इसमें ये दौरा है, तो कैसे रोड मैप, क्या प्लान वो कल के लिए हो सकता है? देखिए, एक रणनीति को यहाँ पर जब हाई लेवल सिक्योरिटी बैठक होगी जिसमें तमाम अधिकारी एलजी मनोज सिन्हा मौजूद रहेंगे, तो एक रणनीति को तैयार किया जाएगा, एक रोड मैप को तैयार किया जाएगा। देखिए, इससे पहले भी बैठक हो चुकी है और एंटी टेरर ऑपरेशन को बढ़ाया गया था। सर्च ऑपरेशन आप देखेंगे बीते समय में काफी ज्यादा देखने को मिले थे, हर एक इलाके में, उन पहाड़ी इलाकों में या फिर उन इलाकों में जहां पर जो है वो संदेह था कि आतंकवादी यहाँ पर जो है वो छिप सकते हैं। तो एंटी टेरर ऑपरेशन को बढ़ाया जा सकता है, एक रोड मैप को यहाँ पर तैयार किया जा सकता है। और
साथ ही साथ आप देखें कि जो अतिरिक्त सेना है, बीएसएफ के जवान है, उन्हें भी सीमा पर जो है वो अतिरिक्त वहां पर जो है उनकी तैनाती की गई थी। तो इन एक रोड मैप यहाँ पर बनाया जाएगा, क्योंकि आप देखिए काफी समय से जो है वो भारतीय जनता पार्टी गृह मंत्री अमित शाह ये कहते हुए नजर आए हैं कि जो आतंकवाद जम्मू कश्मीर में था, उस आतंकवाद में जो है यानी कि काफी ज्यादा कमी देखने को मिली है, जो कश्मीर घाटी से अब जम्मू रीजन की तरफ जो ठीक है वो रुख ले गया है। तो इस पर जो है वो ज्यादा फोकस किया जाएगा, एक रणनीति, एक रोड मैप को तैयार किया जाएगा, ताकि जो आतंकवादी यहाँ पर घुसे हुए हैं उन्हें जो है वो पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज किया जाए। और मेन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ओजीडब्ल्यू वर्कर्स है, क्योंकि कहीं ना कहीं ओजीडब्ल्यू वर्कर्स पनाह दे रही हैं और कहीं ना कहीं उनकी पनाह की वजह से जो है वो आगे आतंकवादी जो है वो बढ़ते हुए जो है वो नजर आ रही है। तो उन पर भी लगातार नकेल कसते हुए जो है वो नजर आए हैं, और उन पर और किस प्रकार से नकेल कसी जाएगी, इन तमाम चीजों को लेकर एक रोड मैप को यहाँ पर तैयार किया जाए। ठीक है शिल्पा, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर कल काफी अहम ये दौरा गृह मंत्री अमित शाह का रहने वाला है और सुरक्षा ही मुद्दा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से आतंकवाद एक बार फिर पनपने लगा है, उस पर लगाम लगाना और आतंकियों की कमर तोड़ना बहुत जरूरी हो गया है। आगे बढ़ेंगे, जहां पर जम्मू में अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पर बीएसएफ ने एक घुसपैठी को मार गिराया है। आईबी पर बीती देर रात संदिग्ध मूवमेंट देखे जाने पर बीएसएफ ने घुसपैठ कर रहे एक शख्स को ललकारा, लेकिन उसने जवानों को अनसुना कर दिया। बार बार चेतावनी दिए जाने पर भी यह शख्स नहीं रुका, जिसके बाद बीएसएफ को मजबूरन उस पर गोली चलानी पड़ी और उसकी वहां पर मौत हो गई। तो वही डोडा में पिछले करीब 17 सालों से बेकार पड़ी एक सरकारी इमारत को अब आखिरकार इस्तेमाल में लाने की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। ये इमारत साल 2008 नेशनल हाईवे के साथ बागेरनी इलाके में बनकर तैयार हुई थी, जिसका निर्माण ट्रैफिक पुलिस के लिए किया गया था। हालांकि निर्माण के बाद इसकी कोई सुध नहीं ली गई और धीरे धीरे ये कबाड़ खाने में तब्दील हो गई। गुलिस्तान न्यूज ने इस इमारत की दुर्दशा को जोर शोर से उठाया था, जिसके बाद अब प्रशासन हरकत में आया है और ये रंग रोगन और साफ सफाई का काम वहां पर शुरू कर दिया गया है। तो डोडा जिले की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक बिल्डिंग जो कि पिछले 17 साल से बंद पड़ी थी, अब उसमें काम जो है दोबारा से शुरू हो गया है। हमारे साथ डोडा से हमारे संवाददाता विकास मनहास जुड़ चुके हैं। विकास, बताइएगा फिलहाल वहां पर क्या कुछ काम शुरू हुआ है और कितनी अच्छी बात है कि खबर का असर जरूर कहीं ना कहीं पुलिस महकमे पर हुआ है। जी रूपाली, मुझे अभी भी याद है जब लास्ट टाइम हमने इसके ऊपर खबर की थी और आप ही एंकर थी उस टाइम पर, और इस बिल्डिंग की खबर की थी जब 2007 में इस बिल्डिंग का काम वहां पर शुरू हुआ था और उसके बाद ये बिल्डिंग बना दी गई थी। और वहां के लोगों ने कहा था कि ये ट्रैफिक विभाग के लिए बनाई गई थी, नेशनल हाईवे के बिल्कुल साथ, जो गणपत ब्रिज के साथ में ये जगह आती है। और उसके बाद पिछले 15 से 17 साल हो चुके थे, कोई भी यहाँ पर नहीं बैठा था, दरारें आ चुकी थी और कुबाड़े वालों ने जो है इसके ऊपर कब्जा कर दिया था। यानी यहाँ पर इतनी गंदगी फैल चुकी थी कि यहाँ आसपास जाना भी काफी मुश्किल था। जब मैं यहाँ पर वीडियो लास्ट टाइम बनाने गया था, उसके बाद गुलिस्तान पर ये खबर चलने के बाद यहाँ की पुलिस ने इसके ऊपर एक्शन लेने के बाद अब जो है इस बिल्डिंग का काम शुरू हुआ है और वहां पर जो है पेंटिंग दीवार को दोबारा से ठीक किया जा रहा है। और आने वाले समय में यहाँ पर पुलिस की टीम या ट्रैफिक विभाग की टीम बैठेगी, जो नेशनल हाईवे के साथ में पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का मुआयना भी रखेगी। लेकिन विकास, सवाल वही है कि सरकार की अगर बात की जाए या पुलिस प्रशासन की अगर बात की जाए, सरकारी बिल्डिंग्स होने के बावजूद भी यहाँ पर देखने को मिला है कि चाहे वो पुलिस विभाग हो या कई और विभाग हो, प्राइवेट बिल्डिंग्स लेकर जो है वहां पर अपना विभाग को चला रहे हैं। तो ऐसे में फिर इन सरकारी जमीनों की क्या जरूरत, सरकारी बिल्डिंग्स की क्या जरूरत, जब प्राइवेट में ही उन्होंने अपना काम करना है। जी हाँ, बिल्कुल। यही उस टाइम पर हमने सवाल खड़े किए थे कि अगर इतना पैसा खर्च करने के बाद भी इस तरह से बिल्डिंग तैयार कर दी है और इस तरह से डिफंक्ट छोड़ दी गई है, और दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन के पास कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं, चाहे फिर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एआरटीओ का हो या फिर अलग अलग सोशल वेलफेयर के डिपार्टमेंट, डोडा डिस्ट्रिक्ट के ना जाने कितने दफ्तर जो है प्राइवेट कॉम्प्लेक्स में चल रहे हैं, जहां पर जो
पैसा गवर्नमेंट का है वो जो है प्राइवेट में दिया जा रहा है, यानी किराए के नाम पर। ऐसे में जो अपनी बिल्डिंगें हैं उनको जो है इस तरह से छोड़ा गया। अब पुलिस ने यहाँ पर अपने कंस्ट्रक्टेड जो टीम होती है वहां पर एक कंट्रैक्टर को लगाया गया है, जिसका ये कहना है कि अगले 20 या 30 दिन के अंदर इसका काम पूरा हो जाएगा। यहाँ पर दरवाजे दोबारा से लगाए जा रहे हैं और उसके बाद खिड़कियां या तमाम पेंटिंग वगैरह अच्छे तरीके से इसका डेकोरेशन होगा और इसका बिल्डिंग का आने वाले समय में उद्घाटन होगा। साथ में नेशनल हाईवे पर कोई भी इस तरह का जाम लग जाता है या कोई हादसा हो जाता है जहां पर पुलिस की टीम जल्दी पहुंचनी चाहिए, ताकि जल्दी से नेशनल हाईवे पर ये तमाम चीजें आप देखने को मिलेंगी। विकास, यहाँ पर सवाल ये है 2008 से लेकर 2025 तक 17 साल हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कोई जो है वो परिंदा भी फड़फड़ाता हुआ नहीं नजर आया। और अब यहाँ पर ये काम हो रहा है तो पुलिस विभाग, लोगों का स्पेशली क्या रिएक्शन है, क्योंकि उन्होंने पिछले 17 सालों से इसे खाली देखा है। देखिए, जिन लोगों ने मुझे उस टाइम पर भी बताया था कि इस तरह से यहाँ पर हमारे एरिया में बिल्डिंग है, जब मेरी उनसे बात हुई कि काम शुरू हो गया है, काफी खुशी थी उन्हें कि कम से कम इस तरह से पुलिस उनके नजदीक होगी। हर कोई चाहता है कि इस तरह की चीजें अगर जहाँ पर डर का माहौल खत्म हो जाता है, एक तो जी। चोरियों की वारदात लगातार बढ़ रही है, तमाम चीजें देखने की मिलती है सोसाइटी में, तो ऐसे में लोग काफी ज्यादा खुश हैं, क्योंकि यहाँ पर आते जाते या तो गुज्जर बकरवाल रुक जाते थे या फिर कुबाड़े वाले लोग जो ठीक आते है। थे वो इस पर यहाँ पर डेरा लगा देते थे। यानी कई शराबी लोग, ये तमाम चीजें देखने को मिलती थी इस बिल्डिंग के आसपास। अब लेकिन ये सब चीजें वहां पर खत्म कर दी गई है, वहां पर साफ सफाई हुई है और काम जोरों शोरों से चल रहा है। तो कहीं ना ठीक है। कहीं प्रशासन जागा है, इसके ऊपर खबर का असर भी देखने को मिला है। ठीक है विकास, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर डोडा की अगर बात की जाए तो साफ तौर पर सरकारी इमारत जो कि 17 सालों से बंद पड़ी थी, अब उसमें कामकाज जो है वो शुरू हो गया है और जल्द ही पुलिस विभाग या फिर ट्रैफिक विभाग के अंदर ये बिल्डिंग जो है वो काम करेगी। आगे बढ़ेंगे जहां पर राज्यसभा सदस्य गुलाम अली खटाना ने वक्फ बिल को लेकर विपक्ष के नजरिए को खरी खोटी सुनाई है। खटाना के मुताबिक इस बिल का विरोध करने वाले सियासी दल कभी भी मुसलमानों के हितैषी नहीं रहे हैं और इतिहास इस बात का गवाह रहा है। खटाना ने केंद्र में विपक्ष का समर्थन कर रही नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भी इस बिल की आड़ में मुसलमानों को बरगलाने का जिम्मेदार ठहराया है। क्या कुछ कहना है गुलाम अली खटाना का, ये आपको बताते हैं। वक्फ बिल राज्यसभा लोकसभा दोनों सदनों में सरकार ने बड़ी आसानी से पास करा लिया, लेकिन एक सरकार के ऊपर आरोप अपोजिशन लगा रहा है कि ये मुसलमानों के खिलाफ है और मुसलमानों को देश में दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी से राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना साहब हैं। सर, आप खुद मुसलमान हैं, सबसे पहला वही सवाल लूँगा जिसको लेकर के देश के मुसलमानों को डराने की कोशिश की जा रही है। आप खुद मुसलमान हैं, बीजेपी के एमपी हैं। अपोजिशन कह रहा है कि मुसलमानों के हक हकूक़ छीनकर उनको इस देश में दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश की जा रही है। वक्फ बिल के ज़रिए सरकार उनकी प्रॉपर्टीज़ को हथियाना चाहती है और देश के मुसलमानों को कंगाल करना चाहती है। देखिए, कांग्रेस के डीएनए में मुसलमान की मोहब्बत कब से आ गई? अगर उनमें मोहब्बत होती तो भारत का बंटवारा नहीं होता। उन्हें कुर्सी के लिए देश का बंटवारा कर दिया। वो हमें पढ़ाएंगे इस्लाम क्या है। उनका एमपी क्या बोलता है? उनका एमपी जेपीसी में कुछ नहीं बोलता है, गालियां निकालते हैं, मुसलमान के हित की बात नहीं करता है। उनका एमपी क्या बोलता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाओ बोर्ड में। वो उसको पर्सनल लॉ को क्या बोलते हैं कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, और जो देश का कानून है उसका एंजॉय करते हैं। कांग्रेस को आज स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि वो यूसीसी के साथ है, वो पर्सनल लॉ के साथ हैं, वो देश के कानून के साथ है। भारतीय जनता पार्टी की क्लैरिटी है, हमारे लिए हर तबके का, हर सेक्ट का, हर मजहब का नागरिक माननीय है। हम कोई तफरीक नहीं करते हैं। यहाँ तक रीजनल पार्टी का ताल्लुक है। अखिलेश यादव जी, मुसलमानों ने कितना वोट दिया लोकसभा में, राज्यसभा में। उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने मुसलमानों को 4 मौतें दी संभल में। आपने उनका भाषण सुना पार्लियामेंट का? क्या बोलते हैं वो मजाक करते हैं। उनकी 10% उन्होंने मुसलमान की बात नहीं करी। आपने तृणमूल का सुना? उनके जो नेता बनर्जी साहब हैं,
वो क्या बोलते हैं? वो कहते हैं साजिश से कि हिंदू तो अंग्रेजी लॉ को मानता है, जो हमारा कानून है उसको अभी भी अंग्रेजी लॉ बोलते हैं, हालांकि बीएनएस आ गया है, अभी वो वहीं पिछली दुनिया में है। और मुसलमान जो है प्रॉफेट मोहम्मद को मानता है। मुसलमान प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके रसूल है, उनके नबी है, उन्हीं की उम्मत है मुसलमान। लेकिन मुसलमान जिस देश में रहता है उसके ईमान का हिस्सा है देश के साथ मोहब्बत करना। हुब्बुल वतन निस्फुल ईमान। वो मुसलमान को क्या, मुसलमान गद्दार नहीं है। आज जो वक्फ 1995 की बात कर रहे हैं, एक्ट की बात कर रहे हैं, वो एक बीमार जानवर की तरह छोड़ा है। आज मुसलमान लिटिगेशन के लिए पैसा नहीं है। आज इनके बड़े बड़े नेताओं ने वक्फ को लूटा है। हम करवाएंगे सीबीआई से इंक्वायरी। ये मुसलमान को इसलिए डराते हैं कि अगर मोदी नया एक्ट ले आया तो हमारी जो हमने जो गरीब पसमानदा आम मुसलमान की, आम मुसलमान को इन्होंने हाशिए पे खड़ा करा है। ये इनका नेशनल कॉन्फ्रेंस लाई है, वेब को बनाते हैं लोगों को। आप स्टैंड अपना सीधा करिए कि आप यूसीसी के साथ खड़े हैं, आप देश के कानून के साथ खड़े हैं, आप उसके साथ खड़े हैं, पर्सनल लॉ के साथ खड़े हैं। हम पर्सनल लॉ हम वेलकम करते हैं। चलिए अभी के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें आगे भी जारी रहेंगी, आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।